तो अब ये वाली शीट कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, चलिए देखते हैं जरा। पहला, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू maximum satisfaction for the consumer. Utility is defined as satisfaction derived from consuming. In case of one commodity, consumer's equilibrium is attained when marginal utility equals price. In case of two commodities, consumer equilibrium is attained when A और B दोनों सही लग रहा है ना? फॉर्मूला क्या होता है इसका? MUX upon PX is equal to MUY upon PY. तो is it concerned only with marginal utility or it is concerned with the ratio of marginal utility along with price? Ratio. Answer is B. Market demand refers to aggregate demand of all consumers. Which of the following is a determinant, यानी factor affecting the demand? All. A demand schedule shows relationship between price and quantity demanded. A demand curve is downward sloping curve. Movement along the demand curve occurs due to change in the price, क्योंकि यहां पे सेटेरिस पेरेबस लॉ फॉलो होता है, और यही अगर शिफ्ट होता तो वहां पे फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, तब वो माना जाता। ठीक है, अच्छा है ही आगे। अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो मूवमेंट को कहा जाता है। चेंज इन डिमांड शिफ्ट को कहा जाता है। तो चेंज इन डिमांड तो कहीं लिखा ही नहीं है, चेंज इन प्राइस हो नहीं सकता, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व शिफ्ट में आ नहीं सकता, बचा क्या फिर? चेंज इन इनकम। कभी कभी आंसर ना मिले तो फिर एलिमिनेशन टेक्निक अपनाया करिए, गलत आंसर्स को एलिमिनेट कीजिए, ऑटोमेटिकली यू विल एंड अप हैविंग द करेक्ट आंसर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स responsiveness of quantity demanded to a change in price. Percentage method of measuring price elasticity is change in quantity divided by change in price into original price upon original quantity. हाँ सही है, सही है। Total expenditure method of measuring price elasticity of demand is based on change in total revenue, because total revenue is the opposite of total expenditure. अगर यहां लिखा होता total expenditure, हम वो लेते, एक्सपेंडिचर लिखा नहीं है तो हम रेवेन्यू लेंगे। Geometric method of measuring price elasticity of demand is linear. वो जो ऐसा वाला नहीं होता है वाला कर्व बताया था मैंने, बीच में है तो यूनिटरी इलास्टिक, ऊपर है तो मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, ऐसे। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिक कहते हैं। इलास्टिक लिखते हैं लेकिन उसका मतलब होता है मोर इलास्टिक। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इन इलास्टिक लिखते हैं, इन इलास्टिक है लेकिन मतलब होता है लेस इलास्टिक। इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यूनिटी, ये तो समझ ही सकते हैं। इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, ऐसा होगा ना, परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली इनइलास्टिक वर्टिकल। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल। कभी हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी लिख के आ जाए कि इट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या ऐसे आ सकता है वर्टिकल टू वाई एक्सिस। ये एक अलग टेंजेंट है, सोचिए, याद कीजिए, समझ में आया? एक ही चीज को तीन तरीके से कहा जा सकता है। क्या क्या मैंने कहा?
हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सेस, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, वर्टिकल टू वाई एक्सेस। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस तरह से भी आ सकता था, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो सिंपली हॉरिजॉन्टली लेंगे तब। इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, द डिमांड कर्व इज, कुछ नहीं लिखा है तो वर्टिकल। अब इसका भी दो नाम और बताओ। पैरेलल टू वाई एक्सेस, हॉरिजॉन्टल टू वाई एक्सेस, वर्टिकल टू एक्स एक्सेस। हाँ, वर्टिकल टू एक्स एक्सेस तो है ही है, वर्टिकल तो है ही, तभी तो वर्टिकल पहला वाला आंसर लिया ना हमने। इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड होता तो इनवर्स आ जाता ना, इनकम बढ़ने पे डिमांड घट जाती तब। अच्छा है, डिक्रीज इन इनकम लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड, इंफीरियर। An increase in price of a substitute good, increase in the demand of original। डायरेक्ट रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूट में, और कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स। कार महंगी होगी तो पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी, ऐसा हो जाएगा तब। An increase in the price of a complementary good, decrease in the demand for original। Consumer's equilibrium is a state of maximum satisfaction। Marginal utility is additional utility from consuming one more unit। Law of diminishing marginal utility states marginal utility decreases as consumption increases। Law of law of diminishing marginal utility किसने दिया था? H. Gaussen, नाम याद रखिएगा, H. Gaussen, GOSSEN, हरमन हेनरिक गॉसन, मतलब H. गॉसन याद रखिए खाली। और ये एक और नाम से जाना जाता है ये लॉ, किस नाम से? गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। व्हाट इज द गॉसन्स सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन? Law of equimarginal utility is Gausson's second law of consumption, and law of equimarginal utility is also known by law of substitution। ठीक है, ये सब अलग से याद रखिए दिमाग में। डिमांड कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, लेफ्टवर्ड है तो डिक्रीज, राइटवर्ड है तो इंक्रीज। A rightward increase। Price elasticity of demand is always प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स होता है, और इनवर्स को अगर इनवर्स नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? नेगेटिव। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस व्हेन प्राइस फॉल्स। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इनवर्स रिलेशन है तो मोर देन 1। कोई रिलेशन ही नहीं है, जीरो नहीं, इक्वल्स टू 1। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड खाली 3 ही डिग्री बताता है, एक्सट्रीम डिग्रीज नहीं बताता। एक्सट्रीम क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये नहीं बताता। 3 ही बताता है, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। तो मोर इलास्टिक कब होता है? जब इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस घटने पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया या बढ़ने पे घट गया, ऐसा कुछ। लेस इलास्टिक कब होता है? जब डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ा, घटा घटा, और कोई रिलेशन ही नहीं है, प्राइस घट बढ़ रहा है लगातार, एक्सपेंडिचर में असर ही नहीं हो रहा कोई, तो 1। यहां क्या है? यहां क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस व्हेन प्राइस फॉल्स। इनवर्स रिलेशन आ रहा है, इलास्टिक, इलास्टिक यानी मोर देन 1। टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस व्हेन प्राइस राइजेस, फिर से इलास्टिक। इनवर्स रिलेशन तो फिर है ना,
यही तो समझना है भाई, आप लोग जल्दबाजी कर जाते हो। रिलेशन समझो ना क्या है उसका। फिर अब ये वाला बताओ, ये तो बता ही लोगे। टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, यूनिटरी इलास्टिक। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड यूजिंग पॉइंट, हाँ, ज्योमेट्रिक मेथड। आर्क इलास्टिसिटी का परसेंटेज मेथड। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि नॉर्मल गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, इंफीरियर गुड सो कॉल्ड गिफन गुड्स फॉलो नहीं करता। अब ये बता लेंगे आप। अरेंज द स्टेप इन डिटरमाइनिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी, कंपेयर मार्जिनल यूटिलिटी विद प्राइस, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम। अरेंज द स्टेप इन मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मेथड, calculate percentage change in quantity, calculate percentage change in price, and then divide the percentage change in quantity by percentage change in price. ये तो करते हैं हम लोग। Arrange the factors affecting demand in the order of direct impact, मतलब सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका है, फिर उससे कम किसका है, उससे कम किसका है, लास्ट में किसका है। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट तो प्राइस का ही होता है। हम नॉर्मली भी मार्केट में जाके कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले भैया प्राइस टैग ही तो देखते हैं ना, क्वालिटी तो बाद में आती है। पहले देखते हैं कि अपनी रेंज में है कि नहीं, उसके बाद देखते हैं कि हाँ रेंज के हिसाब से क्वालिटी अब इसकी अच्छी है कि नहीं, फिर हम देखते हैं कि ये लेने लायक भी है या नहीं। लेकिन सबसे पहले तो हम प्राइस ही देखते हैं ना, तो प्राइस, फिर भैया हमारी पॉकेट अलाउ करेगी, हमारी इनकम, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इसका सब्स्टिट्यूट कितना है, कितने का है। ऐसा तो नहीं कि इसका सब्स्टिट्यूट ज्यादा सस्ता मिल रहा है हमको, बेवजह में इतना महंगा ले रहे हैं, इससे अच्छा ही ले लेते हैं। फालतू में रीबॉक ले रहे हैं, चौक में फ्री बॉक मिल रहा है, एडिडास ले रहे हैं, अडिडास मिल ही रहा है 200 रुपए में, है जबरदस्ती। फिर कंज्यूमर प्रेफरेंस देखते हैं कि हम प्रेफर क्या करना चाहते हैं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा या ये, हमारी चॉइस क्या है, प्रेफरेंस क्या है हमारा। Arrange the types of price elasticity in the ascending order, descending मतलब बड़े से छोटा, और ascending मतलब छोटे से बड़ा, मतलब सबसे कम इलास्टिसिटी से सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी तक जाओ। तो सबसे कम किसकी है, परफेक्टली इनइलास्टिक, उसके बाद इनइलास्टिक यानी लेस इलास्टिक, उसके बाद न्यूट्रल हो गया यूनिटरी, उसके बाद इलास्टिक यानी मोर इलास्टिक, और उसके बाद एकदम ही ज्यादा परफेक्टली इलास्टिक। मैच करो, यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फैक्शन। डिमांड कर्व क्या है, रिलेशनशिप। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिस्पॉन्सिवनेस। मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। परसेंटेज मेथड, हाँ प्रोपोर्शनल चेंज। टोटल एक्सपेंडिचर, चेंज इन टोटल स्पेंडिंग। ज्योमेट्रिक इनकम मेथड, फिर आइए नॉर्मल गुड, डिमांड डिक्रीजेस, नहीं इनकम से देखेंगे ना, फिर अगर गुड्स हैं तो इनकम से देखेंगे पहले। तो डिमांड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। इंफीरियर गुड, डिमांड इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन इनकम। सब्स्टिट्यूट, डायरेक्ट रिलेशन होता है यहां पर, हाँ डिमांड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड। कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स होगा, तो डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड। ED is greater than 1, elastic, less than 1, inelastic, equal to 1, unitary, 0, perfectly inelastic. Consumer's equilibrium is attained when marginal utility equals price. एकदम सही है। At this point consumer maximizes
सही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव, अभी पढ़ा भी था हम लोग ने, इनवर्स होता है ना, इनवर्स को नेगेटिव कहा गया है। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता तो पॉजिटिव। क्वांटिटी डिमांडेड इन प्राइस मूव इन, इसीलिए तो इनवर्स है। सही है। पैसेज कह रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस देयर सेटिस्फैक्शन विद इन देयर बजट constraints. In the utility approach, this occurs when marginal utility per rupee spent is equal across all goods. ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। Demand is influenced by factors like price, income and related goods price. Demand curve is a downward sloping, reflecting the law of demand. ये सब जनरल बातें हम लोग जान रहे हैं। Price elasticity measures the responsiveness of quantity demanded to price changes, calculated using methods like percentage total expenditure method. Understanding these concepts is essential for analyzing consumer behavior and market dynamics. According to the passage, what is the condition for consumer equilibrium? Marginal utility per rupee spent is equal across all goods. यानी एक से ज्यादा भी गुड्स होंगे तो सब में बराबर होना चाहिए वो। What does the demand curve illustrate? Relationship between price and quantity demanded. What does the price elasticity of demand measures as mentioned in the passage? Responsiveness of quantity demanded to price change. और क्या है? Which method are mentioned in the passage for calculating price elasticity of demand? Percentage and total expenditure. हाँ, चलिए अब यूनिट नंबर 3, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। यानी यहां हमें प्रोडक्शन के बारे में भी, लॉज ऑफ प्रोडक्शन वगैरह जो हैं वो सब पढ़ने हैं और सप्लाई के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन ये क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, या कह लो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन के बारे में शो करता है। तो क्या है ये? अ प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट यानी गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर्मूला है Q यानी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, F यानी फैक्टर्स, L एंड K, L यानी लेबर, K यानी कैपिटल। अब दो चीजें आती हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर और एक आता है रिटर्न्स टू स्केल। दोनों के बीच में अंतर यह है कि रिटर्न्स टू फैक्टर शॉर्ट रन में आता है, ये लॉन्ग रन में आता है। यहां पर सारे फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं विथ वन वेरिएबल फैक्टर, और यहां पे सारे के सारे ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो रिटर्न्स टू फैक्टर में रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट व्हेन वन इनपुट इज इंक्रीज्ड व्हाइल कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट। और इसमें जो लॉ हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसी को लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स। इंक्रीजिंग में क्या है? आउटपुट इंक्रीजेस एट, डिमिनिशिंग में आउटपुट इंक्रीजेस एट, और नेगेटिव में आउटपुट डिक्रीजेस विथ एडिशनल इनपुट। तीनों स्टेजेस का एंड पॉइंट क्या होता है वो भी समझ लो जरा। पहला स्टेज का एंड वहां पे होता है जहां पे MP becomes equal to AP, marginal product becomes equal to
एवरेज प्रोडक्ट, दैट इज द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज का एंड जहां पे एमपी बिकम्स इक्वल टू 0, दैट इज द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज का एंड नहीं होता, खाली बिगिनिंग होती है, क्योंकि वो तो इंफिनिटी तक चला जाएगा, जहां पे एमपी टर्न्स नेगेटिव, तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ थर्ड स्टेज। जानने लायक बात इतनी है बस, ठीक है। अब रिटर्न्स टू स्केल की बात करें तो यहां रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनेटली। हम इनपुट और आउटपुट सारे इनपुट्स चेंज कर सकते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है। हम लेबर भी, कैपिटल भी, मशीन भी, लैंड भी, जो भी चेंज करना है सब कर सकते हैं। तीन तरह से यहां पे रिटर्न आएगा हमारे पास, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में क्या होगा, जितने से इनपुट बढ़ेगा, इनपुट बढ़ा 10% तो पता चला आउटपुट बढ़ गया बाय 20%, मतलब आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनली। कांस्टेंट में दोनों बराबर, 10% यहां तो 10% वहां पे भी। आउटपुट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली मतलब इक्वली। डिक्रीजिंग में क्या है, इनपुट बढ़ा 10%, आउटपुट बढ़ा 5%। आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनली। सप्लाई से रिलेटेड, सप्लाई में क्या है, मार्केट सप्लाई क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई तो एक सेलर जो क्रिएट करता है। मार्केट सप्लाई, द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस that all producers are willing and able to sell at a given price during a specified period। सारे जितने भी सप्लायर्स हैं सबकी सप्लाई को एक साथ जोड़ लिया। डिटरमिनेंट्स क्या हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को? सबसे बड़ा फैक्टर खुद, और कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट, हायर प्राइस लीड्स हायर सप्लाई। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हायर कॉस्ट रिड्यूसेस सप्लाई। लागत ज्यादा आएगी तो प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई भी कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजी, एडवांस होगी टेक्नोलॉजी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन के साथ सप्लाई भी बढ़ेगी, तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया। चौथा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट, सप्लाई डिक्रीजेस इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट राइजेस। ट्राउजर एंड जीन्स हम दोनों में डील कर रहे हैं, दोनों पहले हम हजार रुपए की बेच रहे थे, ट्राउजर का प्राइस 1200 हो गया, जीन्स का अभी भी 1000 है। अब सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा, ट्राउजर की सप्लाई हम बढ़ा देंगे, जीन्स की सप्लाई, क्योंकि हमें ज्यादा मुनाफा अब ट्राउजर बेचने में है, वो बात बताई जा रही है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सप्लाई इंक्रीजेस इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट राइसेस। कॉम्प्लीमेंट्री में तो एक सामान का दाम बढ़ेगा तो डिमांड के हिसाब से तो दूसरी की भी डिमांड बढ़ती है ना, मतलब उसकी डिमांड घटती है, सॉरी। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट बढ़ेगा, महंगा होगा, तो दूसरे का भी प्राइस हम बढ़ा करके सप्लाई बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए मोबाइल और चार्जर, अब आपके पास चार्जर नहीं है तो सिर्फ मोबाइल तो आप यूज नहीं कर सकते, है ना। मोबाइल महंगा हो गया, चार्जर भी महंगा हो जाएगा, आपको लेना ही पड़ेगा, तो हम चार्जर की भी सप्लाई बढ़ा देंगे क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार या तो टैक्स लगाती है या सब्सिडी देती है। टैक्स लगाएगी तो क्या होगा, हमारी कॉस्टिंग, लागत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन हम कम करेंगे, विल रिड्यूस सप्लाई। और सब्सिडी अगर देती है तो लागत हमारी, प्रोडक्शन हम, तो इंक्रीजेस सप्लाई। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर हमें लग रहा है कि आने वाले समय में इस प्रोडक्ट का दाम बढ़ने वाला है, तो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन अफेक्ट्स करंट सप्लाई। फ्यूचर में प्राइस एक हफ्ते बाद दाम बढ़ने वाला है, तो करंट समय में हम सप्लाई, हम सोचेंगे अभी इसको डम कर दो, अभी सप्लाई ही मत करो। अभी ये डिजिटल पेन हम बेच रहे हैं 500 का बिक रहा है, अगले हफ्ते तक ये 800 का बिकेगा, तो अभी मार्केट में इसकी शॉर्टेज कर दो, सप्लाई रोक दो।
अगले हफ्ते में निकालेंगे, 800 का बेचेंगे एक, हम इस तरह से काम करेंगे तब। सप्लाई स्केड्यूल क्या है? टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू प्राइस। अ टेबल शोइंग क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल। प्राइस 10, 20, 30, 40 बढ़ रहा है तो सप्लाई भी लगातार बढ़ रही है, सिंपल सी बात है। सप्लाई कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई स्केड्यूल शोइंग द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। जानते हैं ये सारी बात। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ सप्लाई, हायर प्राइस लीड्स टू हायर सप्लाई। अब जैसे चेंजेस इन डिमांड था तो चेंजेस इन सप्लाई भी है। यहां पे भी दो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और दूसरा शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। यहां पे सेटेरिस पेरिबस अप्लाई होगा, यहां सेटेरिस पेरिबस अप्लाई नहीं होगा। मूवमेंट दो तरीके से होगा, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन में प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस घटने पे सप्लाई घटेगी। एक्सटेंशन में सप्लाई कर्व अपवर्ड होगा, कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड होगा। ये मेन बातें हैं समझने वाली बस खाली। कॉज बाय अ चेंज इन प्राइस रिप्रेजेंट्स चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जबकि दिस रिप्रेजेंट चेंज इन सप्लाई, खाली क्वांटिटी नहीं आता यहां पर। यहां पे क्या है? कॉज बाय चेंजेस इन डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई अदर देन प्राइस, जैसे कि टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, ये सब। अब यहां पे भी दो चीजें होती हैं, आइदर इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज कैसे होगा? प्राइस सेम है, सप्लाई फिर भी बढ़ गई, या प्राइस घटा, सप्लाई को घटना चाहिए था, सेम रह गई, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज। डिक्रीज कैसे है? प्राइस सेम है, सप्लाई घटती चली जा रही है, तब भी प्राइस बढ़ा, सप्लाई को बढ़ना चाहिए था लेकिन सेम रह गई, देन टू इट्स अ डिक्रीज। इंक्रीज में सप्लाई कर्व ओरिजिनल ये है, कहां जाएंगे? राइटवर्ड, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये इंक्रीज है, और डिक्रीज में क्या होगा? लेफ्टवर्ड, तो लेफ्टवर्ड जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा। राइटवर्ड शिफ्ट जैसा कि ये है इंक्रीज इन सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट जैसा कि ये है डिक्रीज इन सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वैसे ये है। क्या बताता है ये? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई measures the responsiveness of quantity supplied to a change in price। फॉर्मूला भी आप जानते हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। टाइप्स 5 होते हैं, सब डिमांड की ही तरह, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक। यहां पे 3 को ज्यादा हाईलाइट किया गया है, इलास्टिक यानी मोर इलास्टिक ग्रेटर देन 1, इनइलास्टिक यानी लेस इलास्टिक लेस देन 1, यूनिटरी इलास्टिक यानी इक्वल्स टू 1। ये सब आप जानते हो तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कुछ भी। और मेजरमेंट की बात करें तो वो भी आप जानते हो, पहला मेथड है परसेंटेज मेथड, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। ज्योमेट्रिक मेथड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू सप्लाई कर्व डिवाइडेड बाय वर्टिकल डिस्टेंस। इट इज जस्ट लाइक लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय, वही बात है। कॉस्ट एंड रेवेन्यू, इसमें क्या है भाई? कॉस्ट में ये सारे कॉन्सेप्ट हैं कॉस्ट के, आप जानते हो। पहला, कैसे निकलती है फिक्स कॉस्ट? हाँ, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना? या फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड विद क्वांटिटी, दो तरीके से आप निकाल सकते हो। या फिर कॉस्ट एट जीरो आउटपुट, इस तरह से भी निकाल सकते हो फिक्स कॉस्ट। मतलब
आउटपुट जीरो पे भी अगर कोई कॉस्ट है तो वो कौन सी कॉस्ट है? आउटपुट जीरो पे तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो ही हो जाएगी, तो टोटल कॉस्ट तब भी अगर कुछ है तो क्या है? कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विथ आउटपुट, घटे बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट दैट चेंज विथ, कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। या फिर हाँ, यही मेन तरीका है। वैसे तो और तरीका है, फिक्स कॉस्ट प्लस मार्जिनल कॉस्ट, मतलब समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन उसका यूज आता नहीं जनरली। एवरेज कॉस्ट, किसी भी चीज का एवरेज हमेशा उसके टोटल को डिवाइड करके ही निकलता है ना? तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। या फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये तरीका भी हो सकता है, ये प्लस है। मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट को कहते हैं। तरीका क्या है? डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स की बात करें अगर, तो फिक्स कॉस्ट कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। अब इसे फिर वही हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सेस, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, वर्टिकल टू वाई एक्सेस, चाहे जैसे कह लो। वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग, है ना? आउटपुट बढ़ता जाएगा, कॉस्टिंग भी राइज होती जाएगी। टोटल कॉस्ट कर्व ये भी अपवर्ड होता है, लेकिन स्टार्ट कहां से होता है? वेरिएबल कॉस्ट तो ओरिजिन से, जीरो से स्टार्ट होती है। यहां कॉस्ट है, यहां आउटपुट है। दिस इज टीएफसी, दिस इज टीवीसी, दिस इज टीसी। ठीक है? अब यहां पे एक और बात समझ लो आप, ये तो सीधे से समझ में आ गया। टीवीसी ओरिजिन से शुरू करके ऊपर जा रहा है, ये फिक्स कॉस्ट से शुरू करके ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं इसको सीधा सीधा नहीं ले गया, कर्वेचर बनाया मैंने इस पे। शुरुआत में कॉस्ट यहां तक बढ़ रही है, हाँ, एट डिमिनिशिंग रेट, उसके बाद बढ़ रही है एट, यहां पे भी वही हो रहा है, शुरुआत में बढ़ रही है डिमिनिशिंग रेट, बाद में बढ़ रही है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एवरेज कॉस्ट कर्व, इसका शेप कैसा होता है? अल्फाबेट यू की तरह। पहले कॉस्ट डिक्लाइन होती है, मिनिमम होती है, राइज करती है। रीजन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मार्जिनल कॉस्ट, इसका भी शेप, बस फर्क कितना है, ये है एवरेज कॉस्ट कर्व, ये है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये भी यू शेप्ड है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा सा स्टीपर होता है, एवरेज थोड़ा सा फ्लैटर होता है। व्हाई? मार्जिनल देखो थोड़ा स्टीपर है, पतला सा है थोड़ा, ये थोड़ा फ्लैटर होता है। क्यों? एवरेज इज बेस्ड ऑन टोटल, मार्जिनल इज बेस्ड ऑन एडिशनल। कोई चीज सिर्फ एक यूनिट पे होगी तो वो तेजी से बढ़ेगी या तेजी से घटेगी, और कोई चीज सब पे बेस्ड होगी तो बढ़ेगी भी धीमे धीमे, घटेगी भी धीमे धीमे, है ना? आप अकेले चलो, जल्दी जल्दी चलोगे, पूरी फैमिली के साथ आप चल रहे हो कहीं, तो आप फैमिली के हिसाब से चलोगे ना। फिर छोटे बच्चे भी हैं साथ में, दादाजी दादी जी हैं, वो भी ज्यादा तेज नहीं चल पा रहे हैं, तो आप उनके हिसाब से चलो, धीमे धीमे चलोगे ना, तब आपकी स्पीड अपने आप ही कम हो जाएगी, है कि नहीं? वो बात है। ये क्या शो कर रहा है? ये हाँ, बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा घटेगा,
बराबर भी होगा दोनों, लेकिन बढ़ते समय फास्टर, ये स्लोअर, घटते समय भी ये फास्टर, ये स्लोअर। मार्जिनल एवरेज के बराबर होगा, जहां पे एवरेज अपने मैक्सिमम होता है जब रेवेन्यू हो या प्रोडक्ट हो। कॉस्ट होने पे ये मिनिमम पे बराबर होता है, याद रखिएगा ये बात। तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि मार्जिनल इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट व्हेन द एवरेज इज एट इट्स मिनिमम। अंडरस्टूड? अब रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू और प्रॉफिट में अंतर क्या होता है? ये डिजिटल पेन मैंने 100 रुपए का खरीदा, 150 का बेचा। 150 हमारा रेवेन्यू है, 50 रुपया जो अलग से मिला मुझको एक्स्ट्रा, वो मेरा प्रॉफिट है। ये अंतर होता है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी या AR इंटू क्वांटिटी। बाय द वे AR एंड P आर द सेम थिंग। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही चीज होती है। एक और तरीका हो सकता है इसको निकालने का, सिग्मा MR, यानी सम टोटल ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। बस थोड़ा सा है, खत्म यहां पे। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है? TR अपॉन क्वांटिटी। इसी एवरेज रेवेन्यू को आप प्राइस भी कहते हो। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q या TRN माइनस 1। रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के दो अप्रोचेस होते हैं, एक TRN-TC कॉन्सेप्ट, TRN-TC कॉन्सेप्ट यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और एक होता है MR एंड, तो हमको यही वाला करना है। और इक्विलिब्रियम कहां मिलता है? जहां पे MC बिकम्स इक्वल टू MR, लेकिन MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे ना तो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां पे आउटपुट है, यहां पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू है। ये हमारा MR इज इक्वल टू AR कर्व है, और ये हमारा MC कर्व है। इक्विलिब्रियम कहां है? पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। कहां पे? पॉइंट C। यहां पे MC और MR बराबर भी है, एंड MC इज कटिंग MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, दो बात होनी चाहिए। अगर MC इज लेस देन MR, इसके पहले यहां वाले में MC नीचे है, MR ऊपर है, एज अ प्रोड्यूसर हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? प्रोड्यूसर इंक्रीजेस आउटपुट। इफ MC इज ग्रेटर देन MR, अभी ऊपर निकल गया, MC ऊपर है, MR नीचे है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? प्रोड्यूसर डिक्रीजेस आउटपुट। क्लियर? यहां पर